वेलकम बैक टू एमडी काइनेटिक्स। बच्चों, आज हम ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जो साइंस का हमारा चैप्टर है उसका वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब इसके एक एक पार्ट को हम देखते हैं आगे। फर्स्ट जो आता है वो आता है कॉर्निया। कॉर्निया बेसिकली ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। ये कॉर्निया एक्ट एज द आईज आउटर मोस्ट लेंस. It functions like a window that control the and focus the entire entry of the light into the eye. मतलब जो हमारी आंख का जो सबसे बड़ा जो पार्ट जो बाहर दिखता है वाइट कलर का, और उसके अंदर जो ब्लैक कलर का लेंस और वो है, तो प्यूपिल एंड आइरिस, तो ये सारा जो चीज है वो पार्ट जो है वाइट पार्ट वो है हमारा कॉर्निया जो बाहर की तरफ दिखता है। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है रेटिना। रेटिना ये इनर मोस्ट लेयर होती है, ये सबसे पीछे वाली लेयर होती है। ठीक है। इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजुअल प्रोसेसिंग, या कि यहाँ पे इमेजेस बनती है दैट टर्न्स लाइट एनर्जी फ्रॉम फोटोन्स इनटू द थ्री डायमेंशनल इमेज। तो ये यहाँ पे इमेज क्रिएट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट होता है प्यूपिल। प्यूपिल जो होते हैं द राउंड ओपनिंग, ये इस तरीके की राउंड ओपनिंग है ना, द कॉर्नर ऑफ द आइरिस कलर टिश्यू that makes eye color at the front of the eye, and the pupil changes the size let into the eyes. मतलब जैसे जैसे आप लाइट को नजदीक में लेके जाएंगे इट गेट स्मॉलर इन ब्राइट लाइट। नजदीक में लाइट लेके जाएंगे तो लाइट ब्राइट होगी, बड़ी लाइट लगेगी उसके ऊपर सामने, तो ये बहुत छोटी होती जाएगी। और लार्जर एज द अमाउंट ऑफ द लाइट डिक्रीज, जैसे आप लाइट डिक्रीज कर देंगे यानी कि अंधेरे में तो इसकी साइज बहुत बड़ी हो जाएगी और लाइट में दिन के समय छोटी हो जाएगी। तो ये प्यूपिल का काम है। इसके बाद में आता है हमारा आइरिस। आइरिस होता है ये वाला पार्ट, ये आइरिस है। तो आइरिस द कलर टिश्यू एट द फ्रंट ऑफ द आई दैट कंटेन्स द प्यूपिल इन द सेंटर। द आइरिस हेल्प द कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल, ये प्यूपिल की साइज को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, मतलब छोटा मोटा जो कुछ भी करना वो इसी से होता है। इसके बाद में आता है हमारा लेंस। It is a convex lens made of transparent, flexible, jelly-like material, right? इसके बाद में आते हैं हमारा ऑप्टिक नर्व। ये नर्व जो है ये हमारे इम्पल्सेस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन तक पहुंचाती है और ब्रेन से वापस आई तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है। देन ciliary muscles, these are the muscles which are attached to the lens, ये यहाँ से attached होती है lens से। तो these are attached to the lens and can modify the shape of the lens which leads to the variation of focal length। मतलब हमारी जो लेंथ की जो फोकल लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको चेंज करने में इसी का सबसे मेजर रोल होता है सिलेरी मसल्स का। इसके बाद में आती है हमारा एक्वस tumor. It is a fluid which fills with the space between the cornea and eye lens. तो आई लेंस और कॉर्निया के बीच का जो स्पेस है जो फूला हुआ होता है, जो जिसके अंदर पानी जैसा दिख रहा है आपको जेली, वो ही है एक्वस फ्लूइड। ठीक है। एंड दिस इज द विट्रस फ्लूइड, विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है? विट्रस फ्लूइड भी होता है एंड इट इज क्लियर जेली लाइक substance that located in your eye, and it takes up the space between your eyes lens and retina, and the vitreous cavity, it is the name is the name of the space, and the vitreous humor helps your eyes keeps the shape, keeps in the its shape। मतलब ये जो शेप है इसकी स्पेरिकल शेप जो है आई की, वो इट इज बिकॉज ऑफ द विट्रस ह्यूमर ही इसको मेंटेन करके रखता है। नाउ वी कम अराउंड द पावर ऑफ अकोमोडेशन। व्हाट इज द पावर ऑफ अकोमोडेशन? देखिए, जब कभी भी आप दूर से कोई चीज को देखते हैं तो भी आपको क्लियर दिखती है, और जब नजदीक से भी कोई चीज देखते हैं तो वो भी आपको क्लियर दिखती है। तो आपकी आई के अंदर कुछ ऐसा अकोमोडेट करती है अपनी चीजों को परिस्थिति के अनुसार कि आपकी चीजें क्लियर आपको दिखने लगे।
तो अगर आपकी कोई भी चीज, अगर आप दूर पॉइंट पर कोई रखी हुई है, फार पॉइंट पर कोई चीज रखी हुई है, बहुत दूर है, तो व्हेन द सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स्ड, मतलब ये जब रिलैक्स्ड होती है तो आई लेंस बिकम थिन, मतलब बहुत पतला होता है, ठीक है। तो फोकल लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है एंड द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर क्लियरली विजिबल, यानी कि जब वो बिल्कुल रिलैक्स है आई और आप दूर से कोई चीज देख रहे हैं, तो उस केस में आपकी सिलियरी मसल जो होगी वो बहुत रिलैक्स रहेगी और आई की लेंस की जो पतला होगा जाएगा, और उस वजह से उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी और वो रेटिना पे इमेज क्रिएट कर देंगे, तो आपको दिखने लग जाएगा दूर का। लेकिन ये देखिए, जैसे ही आप कोई चीज को नजदीक से देखते हैं तो उस केस में ये सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जैसे ही कॉन्टैक्ट होगी तो ये लेंस को थोड़ा थिकर कर देगी, थोड़ा मोटा कर देगी। अब जैसे ही मोटा होगा तो इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, इसकी फोकल लेंथ फिर से चेंज हो जाएगी। हमको बनाना तो रेटिना पर ही है इमेज, तो इसलिए जैसे ही आप नियर पे जाते हैं तो फोकल लेंथ, तो लेंस थोड़ी साइज में मोटा हो जाता है, और अगर दूर होते हैं तो पतला रहता है। तो दिस इज द, तो focal length of the eye has lens decrease and the nearby object become visible to the eyes. Hence, the human eye lens is able to adjust its focal length to view both the distance and nearby object on the retina. This ability is called accommodation of the eyes. इसके बाद में हम दूसरी बात करते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो हमारे पास में तीन डिफेक्ट्स हैं। पहला जो है वो है मायोपिया, दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा है प्रेस बायोपिया। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि किस तरीके से इनके अंदर विजन्स डिस्टर्ब होती है और फिर कैसे इसको करेक्ट किया जाता है। तो मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटनेस, and it is a kind of defect in human eye due to which a person can see nearby object clearly, मतलब वो नियर के ऑब्जेक्ट तो क्लियर से देख सकता है, लेकिन दूर के जो ऑब्जेक्ट है उसको वो क्लियरली नहीं देख पाता। और ये क्यों होता है, किस वजह से ये बीमारी होती है या जैसे डिजीज होती है? इट इज एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, मतलब आप जब कॉर्निया का एक्सेसिव कर्वेचर हो गया, एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, तो अगर आप ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, ज़्यादा मोबाइल में लगे हुए रहते हैं, स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा टाइम वे करते हैं, तो आपका जो आई का जो लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है, और इस वजह से आपके मायोपिया का चांसेस हो जाता है। तो नियर साइटनेस आपको हो जाती है, तो नज़दीक की चीज़ें तो आराम से दिख जाएगी, लेकिन दूर की चीज़ों में आपको चश्मा लगाना पड़ेगा। पर होता कैसे है, अब इसको देखते हैं। देखिए, ये आई है हमारी, इसके आगे लेंस है। अब मायोपिया आई के अंदर क्या होता है कि जो आपका फोकस पॉइंट है वो बनता है रेटिना के सामने। अब यहाँ पे बनेगा तो इमेज तो कुछ नहीं बनेगी सर, इमेज कुछ बनेगी क्या? इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि इमेज अगर हमें चाहिए फोकल लेंथ यहाँ पे बन कर रहा है, यहाँ पे हमें कहाँ चाहिए, रेटिना पे, तो रेटिना पे तो बन नहीं रही। तो अब इसका करेक्शन कैसे करेंगे, क्योंकि अब पिक्चर तो हमको दूर की तो दिखेगी नहीं क्लियर। तो अब हम इसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके आगे कॉनकेव लेंस लगा देंगे। जैसे ही कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो ये लेंस से जो डाइवर्ज होके जो रेज जाएगी वो इस लेंस से वापस आते हुए कन्वर्ज होके इसको रेटिना पे डाल देगी। तो रेटिना पे जाते ही इमेज करेक्ट हो जाएगी, तो मायोपिया आई जो है वो करेक्ट हो गई। अब दूसरा केस आता है हाइपरमेट्रोपिया। इट इज अ काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई ड्यू टू विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, तो लॉन्ग साइटनेस है ये, बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब ये नजदीक है तो चीजें नहीं देख सकते, दूर की चीजें आराम से देख लेगा, लेकिन नजदीक की चीजें इनको नहीं दिखेगी। तो इट हैपन्स क्यों, ये कैसे होता है? इट डिक्रीज द पावर ऑफ आई लेंस, मतलब आपकी का पावर जो है वो कम हो गया है, तो इंक्रीज इन द फोकल लेंथ आई लेंस, तो फोकल लेंथ बढ़ गई है, पावर कम हो गया है, शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल हो गई है, मतलब आई की जो आई बॉल है बहुत छोटी हो गई है। तो इनकी वजह से ये रीजन होता है। तो क्या होता है इसके अंदर, मतलब अगर हम ड्री डायग्राम से समझे, तो ये आई का डायग्राम है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो फोकस पॉइंट है ये रेटिना के पीछे बन रहा है। अब रेटिना पे बनना चाहिए था, रेटिना के पीछे बन रहा है, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, यहां से बढ़ गई। उसमें फोकल लेंथ मायोपिया में तो फोकल लेंथ घट रही थी, यहाँ पे फोकल लेंथ बढ़ गई। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें हम लगाएंगे
एक कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, ये इसकी फोकस पॉइंट को रेटिना पे लाके शिफ्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये करेक्ट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? तो इट इज ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द ह्यूमन आई विच अकर्स ड्यू टू एजिंग। तो ये बूढ़े लोगों में ज्यादा होती है, एंड इट हैपन्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इसमें क्या है, डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। तो आई लेंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई, और सिलेरी मसल्स भी हमारी ग्रेजुअली वीक हो गई है। तो बूढ़े लोगों में तो सिलेरी मसल्स वीक हो जाती है, आई लेंस भी थोड़ा कम, उसकी भी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो इन दिस पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड मेट्रोपिया, ये दोनों सिचुएशन में सफर होगा। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा चश्मा लगाते हैं जिसमें दो तरीके के लेंस लगे होते हैं। एक तो उस लेंस के छोटा लेंस भी एक अंदर की तरफ होता है, तो ये मायोपिया को कन्वर्ट करता है और ये हाइपरमेट्रोपिया को कन्वर्ट करता है। तो इसको हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस। तो बाई यूजिंग ए बाईफोकल लेंस विद अप्रोप्रिएट पावर, जो अप्रोप्रिएट पावर का होना चाहिए वो पेशेंट की आईज को चेक करने के बाद में पता पड़ जाती है। तो बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉन्वेक्स कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो दोनों ही लेंस है, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंस। एंड अपर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कॉन्केव लेंस। यहाँ पे ये वाला जो अपर पोजीशन का ये तो है कॉन्केव लेंस, और ये अंदर वाला जो है लोअर पोजीशन वाला ये है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इस वजह से ये बाईफोकल लेंस बन जाता है, और इस तरीके से उस प्रेस बायोपिया जो जनरली एजेड पर्सन में होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर ही प्रॉब्लम होती है। इसके बाद में हम आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस, इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इन अदर वर्ड्स, लाइट बेंड्स, इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। द फिनोमिना इज नॉन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन का मतलब आप लोगों ने पहले लाइट वाले चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, एंड व्हेन लाइट वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर, they get refracted due to the differences in optical density। मान लीजिए अगर आप हवा से पानी में जा रहे हैं, तो अगर आपने जैसे वो डालते हैं पेंसिल वगैरह आपने ग्लास के अंदर डाली, तो वो थोड़ी सी रिफ्रैक्टेड हो जाती है। तो ये दो डेंसिटी की वजह से होता है। एंड द डिग्री ऑफ रिफ्रैक्शन वेरीज विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जो रिफ्रैक्शन की जो डिग्री होती है वो लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम वेरीज इनवर्सली विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो हमको पता है, हमने उस चैप्टर के अंदर देखा था कि ग्लास के अंदर क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, एयर के अंदर क्या होती है, वाटर के अंदर क्या होती है, ये सारा कुछ हमने देखा था। अब हम प्रिज्म के अंदर ये कैसे होता है उसको थोड़ा सा एक बार चेक करते हैं। तो जैसे कि एक प्रिज्म है ये, और इस प्रिज्म पे हमने कोई लाइट डाली, तो ये हमारी क्या हो गई, इंसिडेंट रे। ये हमारी इंसिडेंट रे हो गई। अब यहां से इसने क्या किया, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से 90 डिग्री के एंगल पे ये रिफ्रैक्ट हुई, और रिफ्रैक्ट होते ही ये वाली जो रेज है बीसी, ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे फिर से, क्योंकि अभी देखिए ये एयर था और यहां से ये ग्लास में आया, अब यहां से फिर से ये नॉर्मल से 90 डिग्री के एंगल पे रिफ्रैक्ट होके ये वापस जाएगी। तो ये वाली जो रे बनती है इसको हम बोलते हैं, सीडी वाली जो रे है ये सीडी, इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। इमरजेंट रे बोलते हैं। तो अब आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे ओ पे, मैं अगर इस रे को थोड़ा पीछे की तरफ लेता हूं और इस रो को भी मैं अगर पीछे की तरफ लूं, तो ये एक पॉइंट पे ये दोनों रोज क्रॉस कर रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है। ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये पी है बेसिकली प्रिज्म का एंगल, ये दोनों मैच करेंगे। तो इस केस में हमें ये देखना है, अब ये देखिए कि यहाँ पे जो एंगल है नॉर्मल के साथ में, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ में जो बीच में एंगल बन रहा है वो है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। और यहाँ पे सी और इस नॉर्मल के साथ में जो इमरजेंट रे के साथ में जो एंगल बन रहा है वो है हमारा एंगल ऑफ इमरजेंट। और यहाँ पे जो बनेगा ओ, और इस जो पीछे जो हमने एंगल रेस को थोड़ा बढ़ाया है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपका
इस पूरे प्रिज्म्स का जो मेन लाइन है जो समझनी है वो यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमरजेंट, ध्यान से सुनना बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमरजेंट अगर इक्वल होते हैं तो डेविएशन जो है हमारा वो मिनिमम रहता है। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस देन प्रिज्म विल बी मिनिमम डेविएशन पोजीशन, तो यहां पे मिनिमम डेविएशन उसका होगा। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब इसके बाद में हम देखते हैं डिप्रेशन ऑफ व्हाइट लाइट। तो डिप्रेशन क्या होता है, देखिए जैसे एक प्रिज्म है, ये हालांकि ये प्रिज्म है और इस प्रिज्म के ऊपर मैं एक व्हाइट लाइट डालता हूं। जैसे ही मैं इसमें व्हाइट लाइट डालूंगा तो ये जो लाइट है वो 7 कलर्स में स्पिल्ट हो जाएगी, 7 कलर बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा। तो व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इट स्पिल्ट इनटू द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स विबग्योर, जैसे उस इंद्रधनुष में जो 7 रंग होते हैं ना वैसे, in order to violet, indigo, blue, green, yellow, red, and this process of white light splitting into its constituent color as a terms dispersion। तो इस चीज को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्सन। अब एक चीज और देखिए, अगर मैं क्या करूं, रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन में क्या करता हूं, एक प्रिज्म मैंने सीधा लिया, एक प्रिज्म में उल्टा ले लूं। अब ये देखिए, एक प्रिज्म में जैसे लाइट व्हाइट लाइट डालूंगा तो वो डिस्पर्सन दिखाएगा, 7 कलर्स दिखेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पे एक प्रिज्म दूसरा लेता हूं और उसको उल्टा रख देता हूं तो देखिए वापस से क्या होगा, व्हाइट लाइट मिलेगी। यानी कि व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इट डिसअपियर एंड व्हेन अनदर प्रिज्म इज केप्ट इन्वर्टेड द dispersed light returns to white light and this referred as a spectrum recombination। तो ये recombination of spectrum कहलाता है and this is caused by the different velocity from different color passing through prism। प्रिज्म की जो डिफरेंट वेलोसिटीज है उसके थ्रू ये जो पासिंग हो रही है रेज वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। देन अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आपने देखा होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कैसे होता है, देखिए हमारी जो ये अर्थ है उस अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर की खूब सारी लेयर्स है ना, लिथोस्फेयर, होमोस्फेयर, इस तरीके की सारी लेयर्स होती है। तो अगर आपके जो स्टार्स हैं उन स्टार से जो लाइट गुजर रही है तो वो लाइट क्या करेगी, पहले स्पेस से होते हुए फिर डेंस मीडियम यानी कि एक लेयर में जाएगी, फिर उससे डेंस और में दूसरे में जाएगी, फिर तीसरे में जाएगी, ऐसे करते करते वो आपके पास में आती है। तो इस तरीके से जो रिफ्रैक्शन होता जाता है, रिफ्रैक्टेड 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 ले होती जाती है, तो आपको लगता है कि वो बार बार में वो चेंज होता रहता है। तो इस वजह से वो आपको लगता है वो जो स्टार्स हैं वो ट्विंकल कर रहे होते हैं, तो वहां पर रिफ्रैक्शन का ही मेन रोल होता है। इसके साथ साथ में दूसरा एप्लीकेशन होता है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। एडवांस सनराइज मतलब जैसे सनराइज होने वाला उससे पहले आपको वहां पे दिखने लग जाता है। बिकॉज ऑफ क्या होता है कि जैसे सन की जो लाइट आ रही है वो भी वही सेम सिचुएशन, अर्थ का एनवायरनमेंट है, अर्थ के चारों तरफ खूब सारी लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग डेंसिटी का लेयर्स है, तो उनमें से जो गुजर के आएगी चीजें तो वो रिफ्रैक्टेड रेट हमारे पास में पहुंचेगी। इस वजह से हमें पहले ही एडवांस में सनसेट सनराइज दिख जाता है और हमारा जो सनसेट है वो थोड़ा डिले हो जाता है, मतलब जिस टाइम में दिया हुआ होता है उससे थोड़ा सा डिले होता है उसमें सनसेट, ठीक है। दूसरा होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, व्हेन द लाइट फ्रॉम द सन एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर द लाइट गेट स्कैटर्ड ऑब्वियसली, it light the speed in all the direction by the dust particles, free water molecules and the molecules of the glass present in the atmosphere। The phenomenon is called scattering of light। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको घर पर ही आप इसका एग्जांपल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कपड़े धो रहे हैं तो मम्मी ने बाल्टी के अंदर सरफ को डाला, तो सरफ डालने के बाद में जैसे ही झाग बनते हैं तो आप सनलाइट में जाके वो बाल्टी को उधर रखें, तो जैसे ही सनलाइट उस झाग के ऊपर गिरेगी, बबल्स के ऊपर गिरेगी, तो बबल्स जो होंगे वो बबल्स, या वाटर का ही बबल्स ले लें आप, सिंपल सा बबल अगर वाटर का भी बना हुआ है तो उस बबल के वाटर के बबल्स के ऊपर जैसे ही सनलाइट गिरती है तो वो वहां पे आपको ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट दिखता है, तो वेब की ओर दिखेगा आपको वहां पे। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर आपको ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट्स हो रही है।
स्काई ब्लू क्यों दिखता है? दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज स्काई appears blue, human eye as short waves of the blue light are scattered more than the colors in the spectrum, making the blue more visible, right? So this is all about the human eye and the colorful world. Please like, share and subscribe our channel MD Kinetics. Thank you for watching.